हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम न्यू एनसीईआरटी के लेसन 9 अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को समझना। तो ये जो चैप्टर है ये आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है और इसमें हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इसमें हम कौन कौन से कंटेंट को पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने पूरे चैप्टर को 6 टॉपिक में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, यानी जो लोकतंत्र है उसका अर्थ क्या है, लोकतंत्र जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, हम ये देखेंगे। थर्ड हम जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, डेमोक्रेसी के टाइप को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्ल्ड में कैसा है, यानी पूरे विश्व में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इसमें चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया में लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये हम पूरा जो टॉपिक है ये इन 6 के 6 टॉपिक को एक क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें 2 क्लास करेंगे। फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग के 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और बाद के जो 3 टॉपिक है वो हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र के अर्थ की बात करते हैं तो सर्वसाधारण भाषा में या बिल्कुल अगर हम बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो नेता होता है, जो रूलर होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। समझ में आ गया? लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है। ये ऐसी शासन तंत्र है या एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसको पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो खासियत है वो ये है कि इसमें पब्लिक को या फिर जो पीपल है, जनता है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। उनकी जो विचारधारा है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसका यूज 5 सेंचुरी बीसीई बिफोर क्राइस्ट एरा एथेंस में किया गया था। समझ में आया? एथेंस में सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड का यूज किया गया है। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये डेमोक्रेशिया से बना है, जो ग्रीक वर्ड है। याद रखिएगा, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। डेमोक्रेसी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम डिस्कस करते हैं आगे देखेंगे, डेमोक्रेसी 2 वर्ड से बना है, पहला है डेमोस और दूसरा है क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी लोग या जनता, और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या फिर पावर यानी शासन या शक्ति। इस तरह हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल यानी जनता का शासन। समझ में आया? तो इसके बाद अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें, सिंपली डेफिनेशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो सिंपली जो फॉर्म है या सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी की, सबसे सरल भाषा में अगर हम लोकतंत्र को डिफाइन करें तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो भी नेता या जो भी शासक होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। उस ही शासन प्रक्रिया को हम लोकतंत्र के अंतर्गत देखते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों का शासन, रूल्ड बाय द पीपल। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी। ये जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। इन्होंने डेमोक्रेसी जो वर्ड है, जो लोकतंत्र है उसको डिफाइन किया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, यानी डेमोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब एक एक करके समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने बोला डेमोक्रेसी फॉर ऑफ द पीपल यानी जनता का, बाय द पीपल जनता के द्वारा, और फॉर द पीपल जनता के लिए। ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ? जो भी शासन व्यवस्था होगी, जो सरकार होगी वो पब्लिक से रिलेटेड होगी। फिर है बाय द पीपल, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा चुनी जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका जनता के लिए, फॉर द पीपल, यानी
जो भी सरकार बनेगी, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, वो जनता के लिए काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, पब्लिक के फायदे के लिए काम करेगी। इसलिए इस शासन व्यवस्था को हम कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब ये जनता किसे कहा जाता है या पब्लिक कौन है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक? तो अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की दो फॉर्म है। एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधि सरकार। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, उसमें लोगों लोगों की प्रत्यक्ष या सीधे तौर से भागीदारी हो, ये पॉसिबल नहीं है। और इंडिया जैसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब करोड़ों लोग एक साथ तो अपना जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रख सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में इंडिया जैसे देश जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की जाती है और उसको ही फॉलो किया जाता है। जनता के द्वारा नेता चुने जाते हैं, फिर वो नेता जो है वो जनता के व्यू पॉइंट को, जनता के विचारों को, जनता के लिए काम करते हैं और जनता के विचारों को संसद तक पहुंचाते हैं और उनके अकॉर्डिंगली नियम कानून बनाए जाते हैं और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। अब यहाँ पर हर देश के हर एक नागरिक को जो है वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक्सक्लूड किया जाएगा, बाहर रखा जाएगा। तो डेमोक्रेसी में जितने भी देश के नागरिक हैं जो 18 साल या उससे ऊपर के होते हैं, सभी को वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता। उनमें ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो किसी आपराधिक गतिविधि में या फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस में होते हैं, कोई क्रिमिनल, उनका बैकग्राउंड जो होता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, तो उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। या फिर कई बार ऐसे जिनकी जो जिस सिटीजन की एज या जिस नागरिक की एज 18 साल से कम है, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता, क्योंकि 18 ईयर से अबव को ही मैच्योर माना जाता है और ये सोचा समझा जाता है कि वो एक अच्छा डिसीजन लेने में, अपनी सरकार को चूज करने में जो है एबल है। ऐसा हमारी डेमोक्रेसी के अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है। इसलिए 18 इयर्स और से 18 ईयर से अबव के लोगों को ही वोटिंग राइट्स मिलते हैं। तो मेच्योरिटी के लेवल पे या फिर किसी ने कोई क्रिमिनल वर्क किया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उसके बेसिस पे लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। अदरवाइज मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो, सभी को बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया वोटिंग राइट्स प्रोवाइड की जाती है। समझ में आ गया? तो देश का नागरिक जिसकी एज 18 साल या उससे ऊपर है, उन सबको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। 18 साल से जो नीचे है, बिलो है, मेच्योरिटी लेवल पे, उनको एक्सक्लूड किया जाता है। अगर किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो भी उनको एक्सक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप नागरिक की बात करते हो, आपकी बुक में एनसीईआरटी में एथेंस का एग्जांपल दिया हुआ है कि एथेंस में जब 5 सेंचुरी बीसीई में डेमोक्रेसी वर्ड का यूज किया गया था, वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते थे। तो उस समय वहां पे जो स्लेव है यानी जो गुलाम है या फिर जो फीमेल है, विडो है या फिर बहुत पुअर क्लास के लोग हैं, उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, उन लोगों को वो एक्सक्लूड करते थे, वो सिटीजन नहीं मानते थे वोटिंग्स के लिए। समझ में आया? तो वहां और आज के टाइम पीरियड में मॉडर्न डेमोक्रेसी में जमीन आसमान का फर्क है। हम किसी के साथ किसी भी बेसिस पे जो है भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन मेच्योरिटी लेवल पे या किसी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, उस लेवल पे हम लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो कि एक सही क्राइटेरिया माना जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें कहां से है, लोकतंत्र कैसे आया। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप अपने एंशियंट टाइम पीरियड में बहुत ही पुराने समय में डेमोक्रेसी को देखोगे, यानी इसका जो ट्रेडिशन है, इसकी जो परंपरा है, वो हमारे एंशियंट टाइम पीरियड से हमें देखने को मिलती है। इसका सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, सबसे अच्छा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड के टाइम पीरियड में सभा और समिति नाम की दो असेंबली होती थी, सभा और समिति, जहां पर जितने भी लोग हैं, उन लोगों को बिठा करके सभा और समिति जो है मीटिंग की जाती थी। इस मीटिंग में जितने भी समाज के लोग हैं, उन लोगों को शामिल किया जाता था और ये सब मिलकर के पब्लिक मैटर्स पे डिस्कशन करते थे। और साथ ही साथ जो राजा है वो एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय ना कर सके, इसलिए उसकी शक्ति को, उसके पावर को कंट्रोल करते थे। तो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, इसकी जड़ कहीं ना कहीं एंशियंट टाइम पीरियड से ही है इंडिया में।
उस टाइम पीरियड में ये सभा और समिति के फॉर्म में थी, जहां पर लोग जो है राजा की पावर को कंट्रोल करते थे, उसको एडवाइस देते थे, उसको पब्लिक मैटर्स में एडवाइस डिस्कशन करते थे। समझ में आया? इसके अलावा आप देखोगे नेक्स्ट मैंने आपको बताया है एंशियंट टाइम पीरियड में कुछ रिपब्लिकन स्टेट्स भी थे। यहाँ पर आप मैप देखो, यहाँ आपकी बुक में वज्जी और लिच्छवी दो रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में बताया हुआ है। वज्जी और लिच्छवी की बात करते हैं तो हम 600 बीसी से 400 बीसीई के टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो है जनपदास होते थे। नॉर्थ इंडिया में भी थे और कुछ जो है मिड में भी थे। बेसिकली 16 महाजनपद होते थे। 16 महाजनपद थे उस टाइम पीरियड में। इनमें से कुछ जो महाजनपद है वो रिपब्लिकन स्टेट थे, जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, रिपब्लिक सिस्टम था। तो वहां पर जो है ये लोग मिलकर कलेक्टिव डिसीजन लेते थे। डिसीजन मेकिंग जो होती थी उसमें लोगों का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो इन जो स्टेट है वज्जी और लिच्छवी, इनको गण या संघ कहा जाता था। या ध्यान रखेंगे, इनको गण या संघ कहा जाता था। और इनका मुख्य काम क्या था? इनका जो मेन वर्क था वो था कलेक्टिव डिसीजन लेना। जैसे इसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं वज्जी और लिच्छवी रिपब्लिक का। समझ में आ गया? इसके बाद आप आगे आपको दे रखा है कि ये जो रिपब्लिकन स्टेट्स थे या फिर ये जो रिपब्लिक्स थी, इनकी असेंबलीज हुआ करती थी और इन असेंबली में ये जो पब्लिक मैटर्स पर डिस्कशन करते थे। इसके अलावा जो मेंबर होते थे असेंबली के, वो निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे और इस तरह से लोगों को पार्टिसिपेट करने का, डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती थी। साथ ही साथ कभी कभी इन असेंबलीज में इलेक्शन भी कराए जाते थे और रूलर को भी चूज किया जाता था। इसलिए ये असेंबलीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यहीं से डेमोक्रेसी के रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो रूट है वो इंडिया में एंशियंट टाइम पीरियड से ही कहीं ना कहीं था, और जिसको ही आज मॉडर्न फॉर्म में थोड़ा सा और मॉडर्नाइज करके डेवलप करके हम यूज कर रहे हैं। हमने उस शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। समझ में आया? अडॉप्ट तो नहीं, एक्सेप्ट किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे इस पिक्चर्स में, आप देखिए सारे एक साथ मिलकर के कलेक्टिव डिसीजन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक के पब्लिक अफेयर्स में। इस तरीके से पहले सभा समिति, दो संस्थाएं होती थी, दो असेंबलीज होती थी। लोग अपना पार्टिसिपेशन रखते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं पब्लिक मैटर्स पे। इसके अलावा कभी कभी रूलर्स को इलेक्ट करने का काम भी किया जाता था असेंबली के द्वारा, और राजा की शक्ति को कंट्रोल करने का काम होता था इन असेंबलीज का, ताकि राजा या किंग जो है या रूलर जो है एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय ना कर सके, वो पब्लिक का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी की। मॉडर्न डेमोक्रेसी या आधुनिक लेवल पे जो भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, जिसमें जो पब्लिक है वही इलेक्ट करके अपने नेता को या अपने रूलर को चूज करेगी। ऐसे में अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसमें हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, यानी जो लोकल लेवल पर सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसका क्या रोल है। लोकल लेवल पर जो सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आपका पंचायती व्यवस्था का या पंचायत सिस्टम का। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इस पिक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अगर आप कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा बड़ा सा पेड़ होता है, उसके नीचे बहुत सारे गांव के जो बहुत एल्डेस्ट पर्सन होते हैं वो बैठे होते हैं। गांव का एक सरपंच होता है, वो बैठ के पब्लिक मैटर्स पे, डिस्प्यूट पे डिस्कशन करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मॉडर्न डेमोक्रेसी में सेल्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। पंचायत वर्ड की बात करते हैं तो पंचायत जो वर्ड है ये आपका पंच से बना है। अगर पंच की बात करते हैं, पंच का मतलब ही होता है 5 आदमी या 5%। ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से विलेज लेवल पर जो डिस्प्यूट्स होते थे या पब्लिक मैटर्स होते थे उनको सॉल्व करने का काम गांव के इन लोगों का होता था। ये गांव के सबसे ज्यादा एल्डर पर्सनालिटी होते थे। रिस्पेक्टफुली इनको जो है उस टाइम पीरियड में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आप गांव के एल्डेस्ट पर्सन है और गांव में कोई भी डिस्प्यूट होता है या पब्लिक मैटर्स में कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन लेने की जरूरत है तो उसमें आप लोग निर्णय देंगे। तो इन्हें डिस्कशन करते थे और पब्लिक मैटर्स पे, डिस्प्यूट पे अपना डिसीजन देते थे। समझ में आ गया?
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायत व्यवस्था है या पंचायत सिस्टम है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो पंचायत सिस्टम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों ही बॉडीज में जो लोकल गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल तक और स्टेट लेवल तक लोकल बॉडीज को पहुंचाने का काम जो है पंचायत व्यवस्था या पंचायत सिस्टम करती है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है डेमोक्रेसी में जो पंचायत व्यवस्था है या पंचायत सिस्टम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को गांव तक यानी विलेज एरिया तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, वो अपने आप को सरकार से जोड़ते हैं। वो जो कॉमन पीपल है, जो विलेजर्स है, उनको ये फील होता है कि वो सरकार से जुड़े हुए हैं, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और लोकल लेवल पर इनका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पंचायत सिस्टम है ये विलेजर्स को यानी ग्रामीण स्तर पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं इन लोगों की गवर्नेंस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कहने का मतलब है कि जो पंचायत व्यवस्था है वो गांव में शासन को और निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है यानी डिसीजन लेने की जो प्रोसेस है उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं या इनका मेन काम क्या होता है। पंचायत व्यवस्था की बात करें या पंचायत सिस्टम की बात करते हैं तो इनका सबसे मेन काम होता है लोकल लेवल पे जितने भी इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो विलेज है या गांव है वहां पे वाटर सप्लाई को देखना, रोड को क्लीन करना, टूटी फूटी सड़कों को बनाना, साफ सफाई रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना, साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना, ये इनका मुख्य काम होता है। यानी मेन वर्क क्या है, लोकल इश्यूज को सॉल्व करना, वाटर सप्लाई, रोड क्लीनिनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना विलेजर्स को। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पंचायत व्यवस्था होती है, पंचायत सिस्टम होती है, वो ऑर्डिनरी पीपल को, सामान्य लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो एक वोटर भी बन सकते हैं, यानी वोट भी दे सकते हैं, मतदान भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वो नेता भी बन सकते हैं यानी लीडर भी बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस तरह से वो लीड करने का भी काम कर सकते हैं और वोट देकर के एक सफल नागरिक बनने का भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों जो अपॉर्चुनिटी है वो पंचायत सिस्टम लोगों को प्रोवाइड करती है। समझ में आया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स, यानी डेमोक्रेसी की जो विशेषताएं वो क्या है। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज है कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल, यानी जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। देश का नागरिक जिसकी आयु, जिसकी एज 18 ईयर्स या अबव 18 ईयर्स है, वो वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके अपने नेता को खुद चुनते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है उसकी पहली महत्वपूर्ण विशेषता या फीचर ये है कि इसमें जो भी नेता या जो भी लीडर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। सेकंड है कि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो पूरी ऑनेस्टी के साथ और बिना किसी प्रेशर के कराए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह के करप्शन की गुंजाइश नहीं होती। एक्सेप्शन होता है कि कहीं कहीं पे करप्शन ज्यादा हो जाता है या कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है तो वहां पर दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं, लेकिन मेन फीचर की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी बात करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। दूसरा, इसमें जो भी वोट डाले जाते हैं जनता के द्वारा उसकी जो काउंटिंग होती है पूरी ईमानदारी के साथ की जाती है और जितने भी वोटर्स होते हैं यानी जो वोट देने वाले पर्सन होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर या दबाव नहीं डाला जाता है। दे ऑल आर फ्री टू वोट, ईच एंड दे ऑल आर फ्री टू वोट, यानी वो किसी को भी वोट कर सकते हैं, वो किसी भी नेता को अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना लीडर बना सकते हैं। समझ में आया। इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप पिक्चर देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे क्या कहते हैं, देश में चाहे काले हो चाहे गोरे हो, चाहे आप
कि मेल हो चाहे फीमेल है, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, ईच एंड एवरी पर्सन जो इंडिया में रह रहा है, यहाँ का सिटीजन है और 18 ईयर्स से उससे अबव है, उनको वोटिंग राइट्स हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्व का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक संपूर्ण स्तर पर या पूरे स्तर पर। वयस्क का मतलब जिसकी एज 18 ईयर या उससे अबव है। मताधिकार मतलब मतदान करने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि 18 साल यानी 18 ईयर्स या अबव 18 ईयर्स प्रत्येक नागरिक जो देश में रहता है उसको बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के और कोई भी उसके पास एसेट संपत्ति है, उन सब के बिना भेदभाव किए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वोटिंग राइट्स का मिलना, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यानी देश का प्रत्येक नागरिक जो 18 साल या इससे ऊपर हो, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म को मानने वाला है, चाहे उसके पास कितनी भी कम या ज्यादा संपत्ति क्यों ना हो, सभी को वोटिंग राइट्स हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये इसका मेन फीचर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आप डेमोक्रेसी में आप अपनी बातों को अब एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बिना डर के अपनी बातों को सरकार के सामने रख सकते हो, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। सरकार से, गवर्नमेंट से आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसीज बनाती है तो आप उस पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा आप सभाएं बनाकर, असेंबली बना सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, किसी भी पार्टी को अटेम्प्ट कर सकते हो, साथ ही साथ जो है आप कैंपेन कर सकते हो, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इस सब की आपको पूरी छूट है, बशर्ते आप इससे किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। जैसे मैं अभी आपको बताया मैंने कि डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को ये राइट होता है कि वो अपना एसोसिएशन बना सकता है, अपना यूनियन बना सकता है, अपना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है या लीव कर सकता है, यानी उसको छोड़ भी सकता है। ये राइट आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, यानी जो डेमोक्रेसी है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है और साथ ही साथ हमें फ्रीडम भी प्रोवाइड करती है। आप क्या कहते हैं, फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप अपनी बातों को रख सकते हो, अपने विचारों को रख सकते हो। इसके अलावा आप जो है किसी भी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, बशर्ते आप उसे किसी और को परेशान ना करो, किसी जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी के साथ। ठीक है। इसके अलावा आपको अभिव्यक्ति की यानी अपने एक्सप्रेशन को शो करने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी जो आजादी है, जो फ्रीडम है, ये आपको गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये एक पिक्चर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, ऐसे में जो मीडिया है वो उससे क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि जो मीडिया है वो उससे क्वेश्चन करेगी, पब्लिक उससे क्वेश्चन कर सकती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, जनता के प्रति वो जवाबदेही रखता है। इसको हम, यही हमारा जो है अगला फीचर है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार की जवाबदेही। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही रखती है। कहने का मतलब है कि सरकार कोई भी काम करेगी, कोई भी पॉलिसी बनाएगी पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो उसके ऊपर वो जनता को आंसरेबल होगी। जनता से अगर क्वेश्चन करती है, उससे पूछती है, तो उसके बारे में उसकी अकाउंटेबिलिटी को शो करना, या वो कितना ज्यादा जनता के वेलफेयर के लिए है, बेनिफिशियल है, ये सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी या वो गवर्नमेंट जो है जनता को बताएगी। यानी कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के प्रति आंसरेबल होती है। समझ में आया। आप अगर कोई भी काम की सरकार के द्वारा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सरकार के द्वारा कोई पॉलिसी लॉन्च की जाती है और जनता जो है उस पॉलिसी से रिलेटेड सरकार से क्वेश्चन पूछना चाहती है, उस पॉलिसी के बेनिफिट के बारे में जानना चाहती है, वो पॉलिसी क्यों इंप्लीमेंट की गई ये जानना चाहती है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में कितना खर्चा आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग पब्लिक जान सकती है। ये जनता का राइट है जो डेमोक्रेसी उसे प्रोवाइड करता है। समझ में आया। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में रिस्पेक्ट की जाती है हमारी इक्वालिटी की, यानी समानता का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर इक्वालिटी, यानी जितने भी सिटीजन हैं, नागरिक हैं देश के, उन सबको डेमोक्रेसी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज में? शिक्षा में। आप एजुकेशन, कहीं से भी एजुकेशन गेन कर सकते हैं, अपने
इंडिया के 28 स्टेट और आप जो 8 यूनियन टेरिटरी है, कहीं पर भी जाके आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं। आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है कि आप कहीं पे भी जाके जॉब ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर फील्ड में सरकार आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। आपके साथ जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करती है, समानता का सम्मान करती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। रूल ऑफ लॉ की यानी कानून के शासन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था की। तो डेमोक्रेसी में जो कानून व्यवस्था है उसके अंतर्गत सभी लोगों को समान माना गया है। वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, यानी हम सभी समान, जो कानून के समक्ष जो है बराबरी का व्यवहार किया जाए, ऐसा हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है, या उसका एक मेन फीचर है। कहने का मतलब है कि देश में चाहे एक नेता हो, चाहे एक ऑफिशियल हो, यानी एक कर्मचारी हो या फिर एक नेता हो, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। किसी का कोई स्टेटस मेंटेन है कि बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, इसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। कानून व्यवस्था भी सभी के लिए बराबर है और सभी के साथ न्याय, सभी को न्याय मिलेगा, इसकी गारंटी हमारी न्यायपालिका लेती है। ऐसे में जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट निकाय है, ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। और बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी देश के नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने न्यायपालिका की जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करें। और न्यायपालिका जो है उसकी ड्यूटी है कि वो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो एक नेता हो, चाहे एक आम नागरिक हो, कॉमन पीपल हो, सभी को न्याय दे और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करे। समझ में आया? तो ये भी लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता या एक मेन फीचर में से एक माना जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन दैट लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार संविधान और नागरिक अधिकारों के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत काम करती है। और इसमें ये बात की जाती है कि सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, सभी के साथ किसी भी लेवल पर भेदभाव ना किया जाए, सभी को न्याय मिले, सभी को समानता मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले और सभी शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करें। समझ में आ गया? तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने 3 टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो 3 टॉपिक बच गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।